हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपकी मैराथन क्लास है सीडीपी साइकोलॉजी की। जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह से 2 से 3 मैराथन आएंगी सीडीपी साइकोलॉजी की, जिससे क्या है कंप्लीट आपकी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं कंप्लीट हो जाएंगे मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कमेंट करके बताना है सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, मैराथन क्लासेस कैसी लग रही हैं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी, ठीक है, इनमें से बताना है, इनमें से कौन सी पिछड़े हुए बालक की विशेषता नहीं है। तो एक इनमें से विशेषता नहीं है, बाकी 3 हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका, सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं कर पाते। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है अपनी आयु के बालकों से काफ़ी पिछड़े जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कम बुद्धि रखते हैं। तो इनमें से बताना है इनमें से कौन सी जो है पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कम बुद्धि रखते हैं। ठीक है, ये कोई विशेषता नहीं है। ठीक है, क्या है, बच्चे जैसे पिछड़ गए हैं अपने एजुकेशन में, वो पिछड़ गए हैं बाकी बच्चों से, तो वो उस तरह से उनका लेवल नहीं रहेगा, उपलब्धि का अपना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे विद्यालय में। ठीक है, और विद्यालय के जो कार्य हैं, जो भी विद्यालय में सिलेबस जो चल रहा है उनके साथ वो गति नहीं कर पाएंगे। वो चीज़ें उनकी जो पीछे का सिलेबस उनका छूट गया है तो वो आगे से कुछ चीज़ें जो नई सिखाई जा रही है उनको नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अपनी आयु के बालकों से, जो उनके साथ के जो बच्चे से, उनसे पिछड़ जाते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कम बुद्धि रखते हैं ऐसा नहीं है, किसी भी कारण से बच्चा पिछड़ सकता है। ठीक है, वो बीमार हो गया इस वजह से वो स्कूल नहीं आया तो उसका सिलेबस रह गया, या घर में कोई हादसा हो गया हो, ठीक है, कोई शादी वादी तो हो गई हो जिस वजह से उसे स्कूल नहीं आया, उसका सिलेबस रह गया हो, तो किसी भी वजह से वो क्या है पिछड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कम बुद्धि हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कम बुद्धि रखते हैं ये आंसर आपका गलत हो जाएगा पिछड़े बालक के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका, अधिगम निरोगता वाले बालकों में प्रकमन संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। ठीक है, अधिगम निरोगताओं वाले बालकों में प्रकमन संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है, ये आपको बताना है किस प्रकार की कमी पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को क्या है आपको अच्छे से पढ़ना है। जब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए फिर आपको ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर आपको आंसर देना है। ठीक है, साइकोलॉजी इतनी टफ नहीं होती है, बस उसको जो पढ़ने का तरीका हो उसमें आप गलती कर जाते हैं, जिस वजह से जो है हमारा आंसर गलत निकलता है। अगर आपने कंसेप्ट किया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है, तो क्या है चीज़ें आपको बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, आंसर आपका उन्हीं में से आ जाएगा। बस चीज़ें थोड़ी घुमा के पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, चीज़ें बिल्कुल सेम ही आती हैं। इनमें से आपको बताना है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। बताइए राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संख्याओं संबंधी फर्स्ट। ठीक है, संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय व दिशा की कम समझ। ठीक है, अधिगम निरोगता वाले जो बालक है उसमें इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार तो वो कर सकता है, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण ये चीज़ भी वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मानसिक सक्रियता ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा अधिगम में सीखने में निरोग्य है, ठीक है, उसको क्या है संख्याओं में संबंधी जो सूचनाओं को याद करना, ठीक है, दिशाओं को समझ पाना, समय को समझ पाना, इसमें उसको कठिनाई होगी। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालक को कौन सी प्रक्रिया मनोगद्यात्मक नहीं है। सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, और ये 4 ऑप्शन है आपका खेलना। ठीक है, यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लिख लो, खेलना। इनमें से बताना है राइट आंसर क्या है। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगद्यात्मक नहीं है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सोचना। ठीक है, सोचना जो है मनोगत्यात्मक नहीं है। तो लिखना, जब बच्चा कुछ भी लिखेगा तो उसके माइंड में चीज़ें चलती रहेंगी, लिखते समय वो पढ़ेगा भी। ठीक है, माइंड से जुड़ी हुई है। गेंद फेंकना यहाँ पे भी, और खेलना। बाकी जो सोचना है, सोचना तो अपने आप में ही मानसिक क्रिया है, तो ये ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं है। लिखना, गेंद फेंकना और खेलना, यहाँ पे जब बच्चा ये चीज़ें करेगा तो क्या है, वो मानसिक तौर से मतलब सोच समझ के ही चीज़ों को करेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी पढ़े लिखे तो इनमें से कौन से रोग से वह पीड़ित है? मलेरिया से, डिसलेक्सिया से, फाइलेरिया से या फिर टाइफाइड से? बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा डिसलेक्सिया। ठीक है, पढ़ने संबंधित अगर उसको विकार है, लिखने संबंधित, तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगर देखिए गणित से संबंधित विकार है, ठीक है, गणित से अधिगम में गणित से संबंधित विकार अगर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। इसी तरह से लिखने में अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, कोई भी चीज़ कोई बच्चा लिख रहा है तो वो सा को बाज या बा को सा बोल रहा है, पढ़ रहा है, अगर लिखने संबंधित उसको कठिनाई हो रही है तो वो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ग्राफ से आप समझना लिखने संबंधित विकार। एक और पूछा जाता है आपसे डिसबिलिटीज़ में डिसमोर्फिया। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें भ्रम की स्थिति होती है, चीज़ों में भ्रम होता है, तो उसको कहते हैं डिसमोर्फिया। तो ये 4-5 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसबिलिटीज़ हैं, आपको करनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो ये है वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यह कहता है कि धर्म और भाषा के पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? ठीक है, और चला सकते हैं। फर्स्ट अनुच्छेद 29 ए कहता है, अनुच्छेद 29 2 ये कहता है, अनुच्छेद 30 1 यह बोलता है, या फिर अनुच्छेद 30 2 ये कहता है। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक को अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 30 1 में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको चीज़ें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, ध्यान से चीज़ें समझनी है। एग्जाम स्टेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ही जो है टफ क्वेश्चंस आते हैं। स्टेट का लेवल जो है बाकी ऑल जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें डिटेल में करनी पड़ेंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, और कंसेप्ट भी क्लियर करें साथ में। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अभियोग्यता का विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। 8 नंबर क्वेश्चन है, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, लक्ष्य और प्रयोजन। बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा। देखिए, जो बाह्य कारक है वो है संस्कृति और प्रशिक्षण। तो ये जो बाह्य कारक है बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। ठीक है, तो भावना मनोभाव ठीक हो जाएगा, ये रुचि लेने से नहीं रोकते हैं। ठीक है, लक्ष्य, अगर बच्चे अपना लक्ष्य को समझ ले, चीज़ों को समझ ले कि मेरा ये लक्ष्य है ये, तो वो भी उसको रुचिकर बना देगा। बच्चे का दृष्टिकोण,
अगर वो अपने दृष्टिकोण से अपनी समझ से चीज़ों को पॉजिटिव नेगेटिव को समझ पाए तो वो भी ठीक है, वो भी रुचिकर होगा। लेकिन संस्कृति और प्रशिक्षण बाहर की चीज़ें अगर उसको आकर्षित करती हैं तो क्या है, उसको कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अब है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? भाषा, आकार, अनुराग, ईमानदारी। इनमें से बताना है कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषा। ये क्या है, मानसिक विकास के तहत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामों में पूछा जाता है, टेट के एग्जाम में। गैने की थ्योरी आपको करनी है। अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार हैं। तो ये आपको बताने हैं, उनके प्रकार आपको याद करने हैं गैने की थ्योरी में, और उनकी पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो इनमें से बताइए 5 प्रकार थे, 8 थे, 7 थे या 10 प्रकार थे? बताइए राइट आंसर क्या रहेगा गैने की पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8। 8 प्रकार दिए थे इन्होंने। नेक्स्ट चलते हैं। समानांतर खेल क्या है? समानांतरण खेल क्या है? समूह में खेलना, छोटे समूह में सहभागित्व, रोल प्ले, अलग अलग खेलना। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। समानांतरण खेल आपके छोटे समूह में सहभागित्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से कुछ मैराथन और आएंगी। एक तो ये हो जाएगी, मैराथन टाइप ही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लिए हैं और अच्छे से जो टॉप क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड लिए हुए हैं। इसी तरह से कुछ और मैराथन क्लासेज आएंगी, जिससे क्या है, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस आज तक पूछे गए थे वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपका कंसेप्ट भी यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और बता दूं, इसी तरह से मैंने हरियाणा जीके के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो भी टॉपिक वाइज, जिस भी टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो लिए हैं। क्लासेस स्टार्ट हैं हरियाणा जीके की, तो आप जाके देखें। इसी तरीके से हिंदी की आएगी, हिंदी की भी मैं कंप्लीट मैराथन दूंगी और प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए देने वाली हूँ। तो और सब्जेक्ट की भी डालूंगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है, आपको सीरीज पसंद आती हैं, तो आपको जो कंप्लीट जो सिलेबस होगा उसकी भी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस आपके लिए लाती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके प्लीज़ बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, आस पड़ोस द्वारा दी गई शिक्षा, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा, कक्ष शिक्षण द्वारा। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। 2 प्रकार की शिक्षा होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। माता पिता द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो भी अनौपचारिक होती है। आस पड़ोस में जो शिक्षा अगर आप ले रहे हो वो भी आपकी अनौपचारिक शिक्षा में आएगी, और साथियों के समूह में प्राप्त अगर शिक्षा कर रहे हो तो वो भी अनौपचारिक आएगी। बाकी जो कक्षा और विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है वो आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पे इनमें से अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है पूछा है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है, वृद्धि एवं विकास। तो सिद्धांत है तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्ति तत्व, अंतर सिद्धांत। इनमें से सभी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। वृद्धि व विकास का मुख्य सिद्धांत, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, दोनों वृद्धि और विकास का। अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावला। देखिए जो ये सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत, इनके मनोवैज्ञानिक, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेट के एग्ज़ाम में, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा सिद्धांत कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया, कौन सा मनोवैज्ञानिक कहाँ का रहने वाला है, उसकी डेट पूछ ली जा सकती है, या फिर उसकी पुस्तक का नाम, ये जो लाइन थी ये किस मनोवैज्ञानिक ने कही। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको मनोवैज्ञानिक और उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये जो प्रवर्तक हैं वो है कोहलर। ठीक है, कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो चिंपैंजी पे किया था। चिंपैंजी नामक वन मानुष था एक। नवीन विचार का सर्जन, उत्पादन व मौलिक चिंतन की आवश्यक गुण है। बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, सामाजिकता, इनमें से सभी, इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। नवीन विचार का सर्जन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है, तो इसका जो बी नंबर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों की गणित सीखने संबंधी अक्षमता। मैंने बताया था ऊपर आपको, ठीक है, डिसऑर्डर्स जो होते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज, उनमें मैंने आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा गणित से संबंधित अगर विकार बच्चे को हो रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया। ठीक है, और डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित अगर विकार हो रहा है तो वो डिस्ग्राफिया। और यहाँ पे डिसलेक्सिया, पढ़ने लिखने में बोलने में संबंधित विकार है तो वो कौन सा हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये आपके वो हो जाएंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉलवर्क के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, कॉलवर्क के अनुसार जो शिक्षक होता है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ये ठीक हो जाएगा। कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, या फिर 4 है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे धार्मिक शिक्षा का महत्व दे के ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यवहार के स्पष्ट नियम बता के, नियम वगैरह ये आपके जो होते हैं नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये चीज़ें आपको नहीं बतानी है। कठोर निर्देश बच्चे को नहीं देना है, कठोर जैसी चीज़ें बच्चों के लिए यूज़ नहीं करनी है। बाकी किसी चीज़ में इन्वॉल्व करना, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो, कार्यक्रम हो, ठीक है, एक्टिविटी हो, स्कूल में कोई भी भाषण देना हो या फिर चर्चाएं, यहाँ पे जैसे नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में किसी भी चीज़ में बच्चे को अगर इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, शामिल किया जाए, तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये चीज़ ये यहीं पे ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में अगर बच्चे को शामिल करेंगे तो वो क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये कॉलवर्क के अनुसार था। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते हुए प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि को बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ या फिर रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका एक, शिक्षण विधि बदल दे। ठीक है, शिक्षण विधि बदल दे। यहाँ पे आप ऐसे समझिए जैसे कि आप वो हो, अध्यापक हो, ठीक है, आप अपनी कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हो बच्चे को, और बच्चे जो है उसमें रुचि नहीं ले रहे, कोई भी बच्चा आपकी क्लास का उस पाठ में रुचि नहीं ले रहा है, तो आप शिक्षक हो तो शिक्षक को क्या करोगे, आप उस टाइम पे क्या करोगे, तो आप शिक्षण विधि को बदल दोगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बना दोगे, कक्षा से चले जाओगे या कक्षा में कोई अन्य कार्य करोगे। तो यहाँ का जो आपका राइट आंसर जो आपको करना चाहिए, शिक्षण विधि को बदल दे। ठीक है, आप जो शिक्षण विधि अपना रहे हो, क्लास में जो पढ़ाने का आपका तरीका है, उस पर तरीके से आप, अगर आपके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, बोर हो रहे हैं, ठीक है, उनको वो चीज़ें उसमें रुचि नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस विधि को चेंज कीजिए। ठीक है, उस शिक्षण विधि को चेंज कीजिए, कोई और नई शिक्षण विधि यूज कीजिए, क्या पता उसी चीज़ को बच्चे इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने लगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा, शिक्षण विधि को बदल दें। 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। ठीक है, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले, कड़ा अनुशासन हो। तो इनमें से आपको बताना है कि जो बच्चे हैं उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उन्हें अनुभव और भावनाओं में उचित स्थान मिले, खेलने का उन्हें मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पॉजिटिव वर्ड यही हो जाएगा, उनके अनुभवों। ठीक है, और उनकी जो भावनाएं हैं
उनके अनुभवों और उनकी भावनाओं को एक अच्छा उचित स्थान अगर उनको मिल रहा है तो बच्चे उसी वातावरण में सीखना पसंद करेंगे। ठीक है, बाकी खेलने, उन्हें मित्र बनाने का मौका, कड़ा अनुशासन इतने जो है पॉजिटिव नहीं है जितना कि फर्स्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। सबसे पॉजिटिव वर्ड इनमें से लाइन कौन सी रहेगी। ठीक है, शिक्षक की भूमिका का अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आराम के लिए जगह बनाना। ठीक है, आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ जो बच्चे हैं संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीख सकें। जहाँ जो बच्चे हैं, जहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को सीखने में, वो टीचर से पूछ सकें, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा और बाकी जो 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना। अनुशासन ही नहीं सब कुछ होता है, बच्चे को थोड़ी फ्रीडम भी देनी चाहिए, जिससे क्या है जो उसको प्रॉब्लम्स हो रही है चीज़ों में, ठीक है, जो उसके डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर पाए, टीचर को पूछ पाए। तो ऐसी जगह टीचर को बनानी है जहाँ पे बच्चा है संवाद कर पाए, पूछ पाए, चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को सीख पाए। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होना है शिक्षक को। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक पर निर्धारित नहीं होना है। और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए, देखिए दोहराना भी आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, रटना नहीं है, चीज़ों को समझाना है। ठीक है, दोहराना नहीं है, चीज़ों को समझाना है या बार बार समझाया जाए, तो यहाँ पे ये दोहराना नेगेटिव है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पाठ्यक्रम को समय पे पूरा करवाने से कोई मतलब नहीं है जब तक चीज़ें समझ में ना आए। ठीक है, चीज़ें समझ में ही नहीं आई और पाठ्यक्रम पूरा हो गया तो कोई मतलब नहीं है पाठ्यक्रम का पूरा होना। तो यहाँ पे चीज़ें जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट हो जाएगा। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही आप देख लीजिए, फर्स्ट जो ऑप्शन है ज़्यादा राइट है। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ जो बच्चे हैं संवाद और पूछताछ के माध्यम से चीज़ों को सीख पाएँ। 21 क्वेश्चन है आपका, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन को बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो इनमें से आपको बताना है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है। देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चंस भी 4 से 5 क्वेश्चंस स्टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आपके सिद्धांत वगैरह पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और 4 से 5 क्वेश्चन पेडागोजी के पूछे जाते हैं। इतने टफ पूछे जाते हैं, सीटेट से तो बहुत ही अलग होता है उनका लेवल। तो यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चंस भी लिए हैं और सिद्धांत वगैरह के क्वेश्चंस भी लिए हैं, जिससे क्या है आपका कंप्लीट जो है साइकोलॉजी का सिलेबस हो पाए, कोई चीज़ ना बचे। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि पेडागोजी किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले हमने साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखे थे, अब पेडागोजी के, और बीच बीच में जो है आपके साइकोलॉजी के भी आते रहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए। ठीक है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाए। देखिए, कक्षा में बच्चे प्रेरित हो चुके हैं। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम ऐसे पता लगाएंगे कि वो बच्चों जो शिक्षक है उससे स्पष्टीकरण से प्राप्त करने के लिए प्रश्न अगर वो पूछ रहा है तो वो प्रेरित है, अंदर से जो है मोटिवेट है। ठीक है, चीज़ों को इच्छुक है, चीज़ों को जानने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो सेकंड दिया गया है वे अच्छी तरह से वर्दी, देखो कुछ नेगेटिव वर्दी पहनने से कोई मतलब नहीं है। कक्षा में अनुशासन बनाए, मैंने बता दिया था अनुशासन भी सब कुछ नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित रहें, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। अनुत्क्रमणीय, ध्यान केंद्र रखने की प्रवृत्ति, प्रतिकारात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता। बताइए राइट आंसर इनमें से क्या रहेगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलिए नेक्स्ट आंसर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रतीकात्मक। ठीक है, क्या प्रतीकात्मक विचार का विकास। 23 क्वेश्चन है, कॉलवर्क के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ठीक है, ये साइकोलॉजी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑप्शन है उनका विकास, कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। सेकंड है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का समर्थन किया है। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा उनके सिद्धांत, ठीक है, संज्ञानात्मक परिपक्वता नैतिक परिपक्वता के बीच, ठीक है, का सहयोग का समर्थन किया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, एकाधिक जो बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो कहता है प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षक सहायक नहीं है। इनमें से बताइए कि जो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत है वो क्या कहता है। इसका जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इसका थर्ड नंबर आंसर ठीक हो जाएगा, जो बुद्धि होती है कई प्रकार की हो सकती है। तो इसका थर्ड आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रभावशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशक तारीखों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। फिर से पढ़िए क्वेश्चन। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। इसका जो बी नंबर आंसर है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तारीखों के उपयोग पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है दूध बूथ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया है दूध बूथ है यहाँ पे, पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। एक 3 साल का बच्चा है बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे बड़ा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इनमें से बताना है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, फोर्थ है बच्चों ने एक गाय को कभी नहीं देखा। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा थर्ड। ठीक है, बच्चे को जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, जो बच्चे को जवाब दे रहा है दूध बूथ, ठीक है, जो दूध बूथ तो उसने उस चीज़ में अनुभव किया था, एक्सपीरियंस जो किया था, तो उसके ही अकॉर्डिंग वो आंसर दे रहा है। तो थर्ड नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन है। भाषा के अर्जुन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल अवस्था, मध्य बाल अवस्था, किशोरावस्था। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था। तो भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है आपकी प्रारंभिक बाल्य अवस्था। तो इस अवस्था में क्या है, हम जो अगर बच्चे हमारे आसपास हैं तो हमें चीज़ों को सोच समझ के बोलना पड़ेगा। बहुत ही संवेदनशील होती है, बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सुनिधि निश्चित करना,
ठीक है, श्रेणी निश्चित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी, यहाँ पे श्रेणी है, श्रेणी, ठीक है, श्रेणी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की सदस्यता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड के उत्तीर्ण, ठीक है, उत्तीर्ण है यहाँ पे, और अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो जो आकलन होता है, ठीक है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आपको ये चीज़ बतानी है। किसी भी बच्चे का आप आकलन कर रहे हो, चीज़ों को जान रहे हो कि उसने कितनी शिक्षा ग्रहण की है, तो उसके लिए आपको बताना है कि आपका जो प्रथम उद्देश्य है वो कौन सा होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, ठीक है, उसकी गलतियों को समझना है, उसकी स्पष्टता को समझना है, उनसे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उनको समझना है, और उसी के आधार पर बच्चे का क्या है, आकलन करना है। नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन, पठन विकल्प है, बच्चों में प्राथमिक लक्षण बताना है, क्या है, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने की धारा प्रभावित, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। 30 नंबर क्वेश्चन है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, संबंधित नहीं होते, सन्निहित होते हैं। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं, तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है, मैंने भी जो एग्ज़ाम दिए थे, इसके टेट एग्ज़ाम दिए थे, मैंने रीट का दिया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था ये एग्ज़ाम, एस्टेट में भी पूछ लिया गया है और सीटेट में भी पूछ लिया गया है, ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के सन्निहित होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्निहित। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा अन्वेषण, ठीक है, अन्वेषण एवं परिचर्चा। अन्वेषण मतलब खोज करके, परिचर्चा मतलब चर्चा करके, उसके लिए अवसर देके, बच्चों को चीज़ों को खोजने के अवसर देके, चर्चा करने के अवसर देकर क्या है वो उनकी जटिल अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। द्वितीय सामाजिकरण के एजेंसी का उदाहरण यहाँ पे पूछा गया है। पड़ोस एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय मीडिया, मीडिया एवं आस पड़ोस। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। द्वितीय सामाजिकरण एजेंसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय और मीडिया, ठीक है, तो कहाँ पे है विद्यालय और मीडिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट कौन सा हो जाता है परिवार, प्रथम सामाजिक इकाई हो जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, के मा सी बो, ठीक है, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रति महा में बच्चों को सामाजिकरण जिस प्रकार किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति को त्याग करें और सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती हैं। फर्स्ट है। सेकंड है, वे सामूहिक कार्यों के सक्रिय भागीदारी को निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। वे बिना परेशान उठाए समाज के नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह स्वीकार करें कि उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए बी नंबर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह, सामाजिक कौशल, ठीक है, सामाजिक कौशल सीखें। इसका बी नंबर आंसर जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। जॉन डीवी से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाता है,
तो यहाँ पे आपको बताना है जॉन डीवी के अनुसार समुचित है, कक्षा के प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका आकर्षण संवर्धन करना चाहिए। फोर्थ है कक्षा में विद्यार्थियों के निरीक्षण करना चाहिए और ना कि सुनना चाहिए। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों को निरीक्षण करना चाहिए, ना कि उनकी सुननी चाहिए। तो इनमें से बताना है प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी। ठीक है, विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी के अनुसार। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति को बेहतर व्याख्या के लिए उनकी गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। फोर्थ है विद्यालय अपने क्षेत्रों के विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टताओं का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण, ठीक है, बी नंबर आंसर इसका राइट हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ठीक है, इसलिए जो है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है बहुशिक्षण। ठीक है, बहुशिक्षण है ही, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा विभेदित अनुदेशन, इसका राइट आंसर रहेगा, मतलब कि 3rd नंबर। ठीक है, विभेदित अनुदेशन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, अंतर्दृष्टि, मानसिक पारुपता, मोर्चावर्दी निर्धारण। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को बाधित नहीं करता, अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, अंतर्दृष्टि बाधित नहीं करता है। समस्या समाधान 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से सत्य बताना है। आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। सेकंड है गोद लिए गए बच्चे को, ठीक है, को है यहाँ पे, गोद लिए गए बच्चे को वही बुद्धि लब्धांक IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। ठीक है, ये बताना, मतलब गोद लिया है बच्चा, उसकी बुद्धि लब्धि IQ भी वही रहेगा जो उसी के साथ गोद लिए गए उसके भाई बहनों को। ठीक है, वो सारे ही अलग हैं, गोद लिए गए हैं, उसके सगे भाई बहन नहीं है, तो गोद लिए गए सगे भाई बहनों की बात की गई है। 3rd है अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। 4th है विद्यालयकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आनुवांशिकता बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। ठीक है, आनुवांशिक जो गुण होते हैं उन्हीं के कारण जो है व्यक्ति के परिवेश में गुणवत्ता के प्रति प्रत्युरात्मकता को प्रभावित करती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। कक्षा का प्रजातिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है,
थर्ड है आपका कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। फोर्थ है आपका कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इनमें से बताना आपको कि इनमें से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के सर्वाधिक उपयुक्त नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कक्षा कक्ष के प्रजातांत्रिक परिवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार उनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सही बताना है। लड़कों को घर के बाहर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, सत्य बताना इनमें से सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ये जो कथन है सही है। तो लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ऐसा नहीं है लड़कों को घर के बाहर के कार्य में ही सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। ठीक है, यही नहीं है कि लड़कियां ही घर का काम करेंगी, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लड़कियां क्या है, घर का काम भी करेंगी, बाहर का भी करेंगी। लड़कों को बाहर का ही कार्य करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जेंडर के हिसाब से देखा जाए तो लड़कों को घर के कार्य में भी सहायता करनी चाहिए, ये राइट हो जाएगा। सभी लड़कों को विज्ञान और लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है लड़कियाँ गृह विज्ञान ही पढ़ेंगे, लड़के क्या है विज्ञान ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लड़के लड़कियाँ हैं दोनों इक्वल हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी लड़के को या लड़की को यही कार्य बस करना है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूलन चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। इनमें से बताना है राइट आंसर। आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द जो बॉक्स होता है वो है अपसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन से आधारित, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है। शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियां सुधारना, यह समझने के लिए कि अधिगम को किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। इनमें से बताना राइट आंसर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा फ़ोन नंबर। यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किस प्रकार किया जाता है, तो फ़ोन नंबर इसका राइट हो जाएगा सतत एवं व्यापक के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित, बुद्धि सिद्धांतों से संबंधित, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं से। ठीक है, ए नंबर इसका ठीक हो जाएगा। हम सभी क्या है, बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। ठीक है, जो मेरी सोचने समझने की क्षमता है, जो आपकी सोचने समझने की क्षमता है, जो आपकी बुद्धि लब्धि, जो IQ लेवल है मेरा है, ठीक है, जो जिस तरह से मैं मोटिवेट कर सकती हूँ या फिर आप किसी को मोटिवेट करती है, तो ये क्या चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों में हमारी भिन्नताएं देखी जाती हैं। ठीक है, हमारा क्या है, अपना अलग लेवल होता है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो यहाँ पे इसलिए ये जो है ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यह सिद्धांत संबंधित है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा त्रितंत्रीय, ठीक है, सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत के व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सके, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए, केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, ठीक है, ये आंसर गलत हो जाएगा। केवल अगर आपको कहीं भी दिखे तो वो आपका, अगर नहीं पूछा है तो सही हो जाएगा, अगर सही पूछा है तो केवल वाले काट दे। केवल जो है नेगेटिव वर्ड होता है, और यहाँ पे नहीं पूछा है और केवल है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों आपके ठीक है। केवल अपने विषय में, ठीक है, केवल नहीं कर सकते किसी भी कार्य को। 44 नंबर क्वेश्चन है, अपने चिंतन में अवधारणा तथा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए
एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये है क्वेश्चन। बताइए राइट आंसर। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिनसे वह चिंतन में परिवर्तन किया। बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि वह शिक्षक की बातों को सुने और उनका पालन करें। व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। स्पष्ट और अस्वस्थ, ठीक है, करने वाली व्याख्या देनी चाहिए। शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इनमें से राइट आंसर बताना है आपको क्या करना चाहिए एक शिक्षक की तरह। अगर आप सोचते हो तो आपको अपने कक्षा में क्या चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या दोगे, ठीक है, स्पष्ट व्याख्या देनी है और शिक्षार्थियों के साथ क्या है, चर्चा करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिंतन की अवधारणा तथा परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए आपको ये चीज़ करनी होगी, स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या और चर्चा। शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां हैं बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर। शिक्षक और शिक्षार्थियों को सफलता का सूचक है। उनके चिंतन को समझने अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाया जाना चाहिए। इनमें से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा की गई जो गलतियां और त्रुटियां हैं तो उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। तो ये है उनके चिंतन को समझना चाहिए, उनको अवसर भी देना चाहिए। तो ये गलतियां और त्रुटियां जो हैं शिक्षार्थियों के द्वारा की गई। 45 नंबर क्वेश्चन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां, ठीक है। शिक्षार्थियों के द्वारा बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने में अच्छे अवसर। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलताओं का सूचक है। उनके चिंतन को समझने व अवसर देने के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के द्वारा देखी जानी चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है आकलन। बच्चों के लेवल करने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है आकलन। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ाता है आकलन। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इनमें से बताना है आकलन के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है, ठीक है। जो बच्चे गलती करते हैं, जो बच्चे को कुछ भी आप पाठ्यक्रम कुछ भी चीज़ें सिखा रहे हो तो उसका आकलन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि उससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि बच्चे ने कितनी चीज़ें सीखी हैं। तो सीखने में चीज़ें पता चल गई। फिर क्या है, अगर बच्चे उसमें गलती कर रहे हैं, चीज़ें उसकी समझ में नहीं आ रही, तो क्या है, जो टीचर है सुधार कर पाता है। तो सीखने में सुधार करने का एक तरीका होता है आकलन, ठीक है। आकलन करने से ही पता चलता है कि बच्चे ने कितना कुछ सीखा है क्लास में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीखना, यहाँ पे अब सीखने के बारे में बोला गया है। सीखना सीखने वाले संवेगों को प्रभावित नहीं होता, संवेगों में क्षीण संबंध रखता है। सीखने के संवेगों में स्वतंत्र है। सीखने वाले के संवेग, ठीक है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सीखना सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने वालों के संवेगों को प्रभावित होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट जो है सब जो आपका सिलेबस है वो कराने वाली हूँ। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जिस भी सब्जेक्ट के आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे क्या है एग्ज़ाम तक आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ों को और आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अभी लाइक करें। 48 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच सकता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद
यह जांच करता है, ठीक है। प्रश्न पत्र जब बनाओगे तो उसके बाद यह जांच करेंगे कि क्या प्रश्न जो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं कि जो परीक्षा ले रहे हैं वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु में शामिल करना, प्रश्नों के प्रकार, विश्वसनीयता, ठीक है। प्रश्न पत्र बनाने के बाद जो चीज़ों को देख रहे हो तो वो किसके इनमें से बताना है, कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, ठीक है। संपूर्ण, उसमें ये चीज़ वो देख रहा है कि संपूर्ण विषय वस्तु जो भी सिलेबस उसने करवाया है, जो प्रश्न पत्र हम बना रहे हैं उसमें जो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया है या नहीं किया है, ठीक है। जितना हमने बच्चे को सिखाया है वहाँ से जितना भी पाठ्यक्रम कवर कराया है, जितनी भी चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बनाए हैं, प्रश्न पत्र में क्वेश्चंस लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया है या नहीं किया है, तो यही जांचेगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, ठीक है। छोटा बच्चा है, अपनी माँ की गोद में है, दादी उसे ले रही है तो वो क्या रोने लगता है। बच्चे का रोने का कारण, ठीक है, रोता है, बच्चे किस कारण से रोता है। वियोग दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक, विश्वसनीयता, इनमें से बताना राइट आंसर। देखिए बच्चा रो रहा है, उसे बोलना तो आता नहीं है, जो वो बोल के मना कर दे कि उसे दादी के पास नहीं जाना है, मम्मा के पास रहना है। तो ये क्या होती है, मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। छोटा बच्चा है, मूल प्रवृत्तियों पर जो है आधारित होता है। अगर उसे भूख लगी है, ठीक है, तो वो कह तो पाएगा नहीं कि उसे भूख लगी है, दूध दे दो। तो वो क्या है, रोएगा या फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो क्रियाएं करने लगेगा, जिससे क्या है, समझ में आएगी कि इसको भूख लगी है या फिर इसको सोना है। तो ये क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो मूल प्रवृत्तियां संवेग, ठीक है। तो संवेगात्मक दुश्चिंता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मूल प्रवृत्तियों के जनक थे विलियम मैकडूगल, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 14 मूल प्रवृत्तियां उन्होंने बताई थी विलियम मैकडूगल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम मैकडूगल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टेट के एग्जाम में तो बहुत ही बार पूछा गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन, पहचान, अंतर, वर्गीकृत करना। देखिए इसका राइट आंसर है अंतर करना, ठीक है। विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है मतलब अंतर करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में, प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट मैराथन आएंगी, 3 से 4 मैराथन में कंप्लीट हिंदी जो आपकी CDP साइकोलॉजी है कंप्लीट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी जो अगली मैराथन क्लासेस है आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन क्लिक कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले स्टेट एग्जाम के लिए, तीनों ही लेवल के लिए, PRT, TGT, PGT, तीनों के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहेंगी। तीनों के ही यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे। इसी तरह से हिंदी की मैराथन आने वाली है जिसमें कंप्लीट हिंदी व्याकरण आपकी हो जाएगी। तीनों ही लेवल के लिए 15 नंबर की वहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसी तरह से मैंने हरियाणा GK की क्लासेस डाली हुई हैं, मैराथन है वो भी टॉपिक वाइज डाली हुई है, जिससे कि टॉपिक भी साथ में होता चले और प्रैक्टिस भी क्वेश्चंस की होती चले। उनसे बाहर चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो बनाने में फ्रेंड। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।